नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस अंक में। फिर से आपके लिए एक सेट रोजाना की तरह। बस आपसे एक गुजारिश है, एक शेयर जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो को देखें। भरपूर जानकारी मिलेगी जीएस के मामले में। सभी टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, करेंट से भी प्रश्न है इसमें, और एसएससी के लिहाज से बहुत अच्छा सेट रहने वाला है। चलिए आज का पहला प्रश्न यहां से हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वां स्थापना दिवस को संबोधित किया था? अब यहां पे देख लेंगे ऑप्शंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये चारों आप जरूर याद रखें। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, जबकि अगर राष्ट्रपति की बात कर लें तो द्रौपदी मुर्मू है। 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जबकि 30वें स्थापना दिवस अगर पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर महिला आयोग की स्थापना की हम लोग बात कर लें कि स्थापना कब हुई है, तो स्थापना इसकी की गई है 1992 ईस्वी में। इसको भी आपको याद रखने हैं। अभी वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात कर लें, वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम लोग बात कर लें, महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा को बनाया गया है। रेखा शर्मा वर्तमान महिला अध्यक्ष हैं, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। जबकि 1992 ईस्वी में महिला आयोग की स्थापना हुई है। 31वां स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये इसका क्या किए हैं? संबोधित किए स्थापना दिवस को। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे क्या कहता है। दूसरा कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया, किस तिथि को मनाया? तो 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, ये चार ऑप्शन हैं आपके। तो सबसे पहले जान लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन इसका स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये जो 73वां स्थापना दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया गया। ये एक तरह का अलग से रिकॉर्ड बना जो कि 4 फरवरी को मनाया गया। स्थापना दिवस 28 जनवरी को है। और सिंगापुर के जो सीजेआई हैं, सिंगापुर के सीजेआई क्या बने थे? मेहमान बने थे, मेहमान कह सकते हैं, ठीक है, आगंतुक कह सकते हैं, ठीक है। ये बने थे सिंगापुर के सीजेआई 73वें स्थापना दिवस समारोह में। उसके बाद आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 1, 3, 2, 4 फरवरी। चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात कर लें, स्थापना की सबसे पहले चर्चा करें, स्थापना की चर्चा कर लें तो यह कहां हुआ था? ईरान में, ठीक है। इसकी स्थापना ईरान में की गई थी। कब? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। और 2 फरवरी को कब किया गया था? 2 फरवरी को किया गया था 1971 ईस्वी में ईरान में। शहर का नाम अगर हम लोग बात कर लें तो शहर क्या था? रामसर था। उसे रामसर के नाम से जाना जाता है उस शहर का, ठीक है, जो कि ईरान में है। और ये वेटलैंड्स डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यही कारण है कि इसकी स्थापना 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत इसमें शामिल हुआ था। भारत की अगर हम लोग बात कर लें तो भारत शामिल हुआ था इसमें 1 फरवरी, ठीक है, 1982 ईस्वी को, ठीक है। भारत कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। जबकि 2 फरवरी 1971 ईस्वी में रामसर में यानी कि ईरान का एक शहर है, वहां वेटलैंड्स का क्या किया था? रामसर साइट्स का स्थापना किया गया था। अभी अगर वर्तमान में बात कर ले तो 75 रामसर साइटों की संख्या है भारत में। अगर भारत का सबसे पहला रामसर साइट की बात कर लें प्रथम, तो भारत में सबसे पहले चिल्का झील को शामिल किया गया था। चिल्का झील था और एक केवला देव था। केवला देव
पक्षी अभयारण्य, जो कि कहाँ है, अभयारण्य ये राजस्थान में है, और चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। तो सबसे पहला था जो इसे शामिल किया गया था रामसर साइट्स के रूप में, और सर्वाधिक संख्या में तमिलनाडु में है रामसर साइटों की संख्या। एक एक चीजों को समझना है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। चौथा है, निम्न में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम यहाँ जाने, हर गांव हरियाली एक योजना है, एक पहल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, हर गांव हरियाली, और इसके तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन कहता है पांचवा, चीन के बाद ट्रेड +1 T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश, पहला तो है चीन, ठीक है, चीन जो है प्रथम। अगर द्वितीय की बात कर लें तो कौन है, यही पूछा जा रहा है, द्वितीय कौन है? तो द्वितीय अमेरिका, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से भारत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब भारत हो जाएगा, जो कि ट्रेड +1। उसके बाद छठा है, लोहे का पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की यानी कि जेडन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, यानी कि जंग रोधी बनाया जाए उसे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अनिलीकरण, वल्कनीकरण, एसिड लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहा का पाइप हो, लोहे पर जब जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है जंग से बचाने के लिए, संरक्षण को रोकने के लिए, तो वैसी स्थिति में इसे क्या बोला जाता है? एसिड लेपन बोला जाता है, जस्तीकरण या फिर एसिड लेपन इसे बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है सातवां, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? मीथेन है, एसिटिलीन है, इथाइलिन है या फिर स्टाइरीन है? तो एथिलीन इसका सही जवाब हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, आठवां नंबर सवाल क्या कहता है देख लेंगे, प्राकृतिक रबर को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर टिक करें। पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या फिर स्पंज? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए और उछलने योग्य बनाने के लिए उसमें गंधक प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग सल्फर के नाम से जानते हैं, गंधक उसमें मिलाया जाता है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति पूछ रहा है, निर्धारित होती है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से किसी में नहीं। कारण है कि ये जो कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है वो त्वरण से और वेग से दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब अगर दोनों का ऑप्शन रहे तो ही सही होगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा असंरक्षित बल है? ध्यान से देखें, गुरुत्वाकर्षण का बल, श्यानता का बल, अंतर परमाणुीय बल या स्थिर विद्युत बल? तो इसका सही जवाब असंरक्षित बल हो जाएगा, श्यानता का बल असंरक्षित बल की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि, टॉलमी का एक पृथ्वी का सिद्धांत है जिसके तहत क्या है ये देखना है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी ही केंद्र है और सूर्य चक्कर लगाता है, ये टॉलमी का सिद्धांत है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है, पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो चलिए ये जो सिद्धांत कहता है टॉलमी का, इसके अंतर्गत ये है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है, ये टॉलमी ने कहा था, ये सिद्धांत है उसका। क्वेश्चन कहता है अंतरिक्षीय दूरबीन जिसे टेलीस्कोप भी कहते हैं का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, ग्राहम बेल, केपलर या फिर उसमें से कोई नहीं? तो केपलर इसका ये गैलीलियो इसका सही जवाब हो जाएगा, दूरबीन टेलीस्कोप की आविष्कारक इसे माना जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वॉक्समैन, रदरफोर्ड, वुसवेल, इनमें से कोई नहीं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर यहाँ पे चर्चा की जा रही है तो वैक्समैन हो जाएगा, इसके लिए इसे वॉक्समैन को 1952 ईस्वी में खोज के लिए नोबेल भी दिया जा चुका है। ठीक है, नोबेल भी दिया जा चुका है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, वॉक्समैन एंटीबायोटिक है एक तरह का स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑटोहॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आपेक्षिक सिद्धांत? तो ये ऑटोहॉर्न की चर्चा हो रही है, तो ये नाभिकीय विखंडन, क्योंकि परमाणु जो काम करता है वे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है और ये ऑटोहॉर्न ने दिया था। नाभिकीय संलयन ये हाइड्रोजन बम सिद्धांत होता है, हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, आपेक्षिक सिद्धांत, अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था?
बताइए, आइंस्टाइन ने दिया था। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं, नोट कर लेने हैं। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। सूर्य है, पृथ्वी नहीं। कोपरनिकस ने कहा था, केपलर ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर गैलीलियो ने कहा था। तो यह कथन था कोपरनिकस का। ठीक है, ये कथन किसका था? कोपरनिकस का। इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। ठीक है, चलिए 16 कहते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं या क्रिया कराते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन गैस तो निकलती ही है और जो उत्पाद बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कार्बोनेट होता है। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला 17 कहता है, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा गया? जितना भी बहुकोशिकीय जंतु है उसको एक विशेष समूह में रखा गया है। मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, ऑर्थ्रोपोडा। तो यह मेटाजोआ हो जाएगा। ठीक है, रेंगने वाले प्राणी जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। उसी तरह से प्रोटोजोआ जो होते हैं वो उड़ने वाले पक्षी, जो जैसे कि मच्छर है, कवक है, ये सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। द्वार कोशिकाएं, जिसे गार्ड सेल भी कहते हैं, कोशिकाओं में पर्ण रहीम क्लोरोफिल की मात्रा, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, या फिर कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। तो स्टोमाटा जो खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है ये द्वार कोशिका होती है, जिसे गार्ड सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल, जल का सलांगी बल, प्रासरणी बल, यंत्रशोषणी बल। तो जल का सलांगी बल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है, पौधे के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर किया जा सकता है? ठीक है, नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, तांबा, नाइट्रोजन, लोहा, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, जस्ता, बोरोन और तांबा। किन किन चीज को दिया जाएगा? नाइट्रोजन दिया जाएगा, पोटास दिया जाएगा, फास्फोरस दिया जाएगा और इसके पोषक तत्वों की पूरी की जा सकती है। पोषक तत्व जो कमी होगा उसे पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन कहता है, जस्ता तथा पारा तत्व क्या है? अपरूप है, विरल मुर्दा तत्व है, साधारण तत्व है, या फिर ट्रांजिशन तत्व है? तो ट्रांजिशन तत्व की श्रेणी में ये आता है, जस्ता तथा पारा। द्रवों में जो आवेश का प्रवाह होता है किसके द्वारा? अणुओं के द्वारा, आयनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या फिर परमाणुओं द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? द्रव और गैस दोनों में, द्रव और गैस दोनों में इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, द्रव और नहीं, द्रव और जो गैस है, द्रव और गैस में जो प्रवाह होता है आवेश का, ये आयनों के द्वारा होता है। लेकिन अगर ठोस पूछ लिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां, जिसे नोडुल्स कहते हैं, पाई जाती है? आलू, टमाटर, मक्का, मटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये मटर कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रंथियां पाई जाती है जड़ों में। ट्रक फार्मिंग क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, या फिर व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो ट्रक फार्मिंग जो होता है वो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि कहलाती है, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग याद रखेंगे। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि, विशिष्ट बागवानी। तो यह स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का हो जाएगा मोनोकल्चर। याद रखना है, मोनोकल्चर, स्थानांतरित, बस दो चीज याद रख लें। 26 कहता है, निम्न में किस देश स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है? स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है और अमेरिका है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है, ये एक कंपनी की तरह काम करती है, जिसका स्थापना जो है, अगर मान लें स्थापना की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में की गई है एंडरसन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नाथन एंडरसन इसको बोला जाता है, इसका नाम है नाथन एंडरसन, जिसकी स्थापना 2017 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई है।
और इसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। एक कंपनी की तरह, एक समूह की तरह काम करता है और यह बराबर रिपोर्ट निकालते रहता है क्योंकि वो रिसर्चर है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यह अमेरिका में है, ठीक है। तो यह अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग। आगे देखेंगे किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण, ध्यान से देखें, 5वां संस्करण का शुरुआत हुआ है। मध्य प्रदेश है, मेघालय है, झारखंड है या फिर तेलंगाना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले जाना जाता था खेलो इंडिया, ठीक है, स्कूल गेम्स, इसे स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई है, 2016 में इसकी शुरुआत की गई है, 2016 ईस्वी में। बाद में इसमें भारतीय ओलंपिक संघ शामिल हो गया, भारतीय ओलंपिक संघ शामिल हुआ कब, 2019 में। तब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स रखा गया। और सबसे पहले जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी तो यह ग्वालियर में की गई थी, ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है, तो यह एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि शुरुआत भी इसका मध्य प्रदेश में ही हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है, मुंबई, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद। 4 ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो चारों ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होंगे। इसका आंसर होगा नागपुर, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। नागपुर राष्ट्रीय बाल कांग्रेस मेजबानी कर रहा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन अगला है 29 खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन निम्न में से कहां किया गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु। खादी उत्सव मनाता कौन है, ध्यान से देखें, खादी एवं ग्रामो उद्योग, एवं क्या हो जाएगा, ग्रामो उद्योग। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें, तो स्थापना कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। अगर इसका मुख्यालय की हम लोग चर्चा कर लें, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो इसका सही जवाब मुंबई हो जाएगा। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। इन सारी चीजों को भी, तथ्यों को आपको नोट कर लेने हैं। 30वां कहता है निम्न में किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है, अफगानिस्तान, ईरान, भारत और तुर्कमेनिस्तान। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 ईस्वी में, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। 6 मुख्य नदियों के बीच, 6 मुख्य जो नदी है उनके बीच, ठीक है, जिसमें से 3 नदी जो है, 3 नदी पर भारत का कंट्रोल होगा, भारत का कंट्रोल, और 3 नदी पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा, ठीक है, पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। यही ये सिंधु जल समझौता है, 1960 ईस्वी में किया गया था। 3 नदी जो भारत का है, खास करके ये ब्यास है, सतलज है, और 3 नदी जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, झेलम है, चिनाब है, सिंधु है। और ये 3 नदी जो है, 3 नदी में भारत का कंट्रोल था। 3 नदी जैसे कि इसका लिख देते हैं यहाँ पे हम, जैसे हो गया झेलम, चिनाब और सिंधु नदी। इस पर किसका हक रहेगा, किस पर कंट्रोल किसका रहेगा, 80% कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान का, 80% और 20% कंट्रोल भारत का रहेगा। इसका अगर बात करें तो ब्यास हो जाएगा, रावी हो जाएगा और एक सतलज है। ये 3 नदियां जो है, ब्यास, रावी और सतलज, इस पर भारत का कंट्रोल होगा। 80% कंट्रोल भारत का होगा, 20% कंट्रोल पाकिस्तान का होगा। तो ये 6 मुख्य नदियों पर 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, इसको याद रखें। चलिए आगे देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तोल था, दिनार था, पन था या फिर काकनी था। इसका सही जवाब पन हो जाएगा। ये मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलता था उसे पन कहा जाता था, पन। तमिल का गौरव ग्रंथ है, इसका नाम है जीवक चिंतामणि, याद रखना है, जीवक चिंतामणि। किससे संबंधित है, ये जो पुस्तक है हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन धर्म से संबंधित ये पुस्तक है, जीवक चिंतामणि, तमिल में लिखा हुआ है पुस्तक। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, गणित को अलग विषय बनाया इसने। धनवंतरी है, आर्यभट्ट है, बरामीर है, इनमें से कोई नहीं, तो आर्यभट्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। किसने भूमि नापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था,
सिकंदर महान, सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि मापने का जो पैमाना गजे सिकंदरी का जो आविष्कार किया था, प्रचलन किया था, ये सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी। आगरा जो शहर है, अभी आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, किसने बसाया था? ये बसाया था 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। याद रखना है इस चीज को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी राजा बनता है और वह अंतिम लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, जिसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हराता है और वहां से मुगल काल शुरू होता है। 35 नंबर देखेंगे, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो तुगलक वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की हम लोग अगर बात कर ले, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन थे बताइए? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। आगे देखें, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद या फिर लाला लाजपत राय? क्वेश्चन जैसे ही आप समझेंगे, पढ़ेंगे, आप आंसर टिक करेंगे, लाला लाजपत राय। ये 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था, इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। और विरोध करने के दौरान अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। और लाठीचार्ज जो किया गया था, जिसके तहत लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, लाठी लगने से मृत्यु होती है। और जिस समय यह लाठीचार्ज किया जा रहा था, उसी समय यह बोला गया था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा, सिद्ध होगा। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते समय, लाठीचार्ज जिस समय हो रहा था उस समय, ठीक है। चलिए, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो भारतीय दलित वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट इसे बोला जाता है, ये महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, ठीक है। ये पूना पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर भारतीय दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आगे है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, जहां लाडली बहना ये जो एक योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें सभी 21 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम महिलाओं को 1200 रुपया प्रति माह सभी महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लाडली बहना योजना थी, जो कि हर महिला को 21 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम जो है उसकी उम्र होनी चाहिए, उसे 1200 रुपया प्रति माह दिया गया था। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल कर सकते हैं, शिवराज सिंह, जो कि अभी मुख्यमंत्री नहीं रहे मध्य प्रदेश के। आगे देखेंगे, 39 नंबर सवाल क्या कहता है? भारतीय सेना ने निम्न में किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाकड़ी प्रहार किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यह अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास था, भारतीय सैन्य संयुक्त अभ्यास कर सकते हैं। 40 नंबर, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है, ये रिपोर्ट कहता है। जीएसटी की शुरुआत की अगर हम लोग बात कर लें, इसे जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है अभी तक। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई से मानी जाती है, 1 जुलाई 2017 से। तो इसे जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? ये भी एक तरह का योजना है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और केरल, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये उत्तर प्रदेश का एक योजना है। निम्न में किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी। तो विश्व दलहन दिवस की बात यहाँ पे कर लें तो 10 फरवरी को मनाया गया। और विश्व दलहन दिवस कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2016 ईस्वी से, विश्व दलहन दिवस, ठीक है, क्योंकि 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है, पूरा वर्ष बनाया गया था दलहन वर्ष के रूप में। 43 में कहता है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शंस में से आप देखेंगे सरदार पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में, ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। और निम्नलिखित नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये सब बड़े नेताओं में से थे, जिनमें से सरदार पटेल के बारे में कहा जाता है कि ये कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, ठीक है। क्वेश्चन आगे है, स्वदेश वाहिनी के संपादक पूछा जा रहा है। स्वदेश वाहिनी एक पत्रिका थी, CN मुदलियार, CR रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्ले, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे रामकृष्ण पिल्ले, जो कि स्वदेश वाहिनी के संपादक रहे। क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल अगर आप देखेंगे तो 1296 से शुरू होता है और 1316 तक चलता है, ठीक है। ये सल्तनत काल का सबसे ये सेकेंड सिकंदर भी से कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। 46 ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, हिंद केसरी, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल, केसरे हिंद, तो ये केसरे हिंद था, ठीक है। आगे देखेंगे 47 अलीपुर बम कांड, अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? BC पाल, CR दास, भूलाभाई देसाई, मोतीलाल नेहरू। तो अलीपुर बम कांड में जब अरविंद घोष का नाम आया था तो उसमें बचाव जो किया था वो चित्तरंजन दास थे, जिसे CR दास भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध, चित्तौड़ की संधि, ध्यान से देखें, मेवाड़ से युद्ध किया, चित्तौड़ की संधि किया, किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सबसे पहले चित्तौड़ की संधि को देखेंगे तो ये 1615 ईस्वी में हुआ था। अब जान लें कि 1615 ईस्वी में किसका शासनकाल था? तो ये जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल था। आज का 49वां सवाल देखेंगे। 49 क्या कहता है? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा, अकबरनामा, इकबालनामा, इनमें से कोई नहीं। तो रज्मनामा इसे कहा जाता है, ठीक है। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें, इंपॉर्टेंट है। बाबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। बाबर ने इसकी शुरुआत की थी और अकबर ने इसे आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये थे 50 प्रश्न आज के सेट का, ठीक है। ये 73वां सेट है आपके लिए। और कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लाइक और करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।